हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मिठास। जेठानी जी, इस बार मेरी शादी की 15वीं वर्षगांठ है। मंदिर में भोग लगाने के लिए खीर और चन्नी बनवा देना। पूनम ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में झिझक भी थी और एक उम्मीद भी। रसोई में पीट करके आटा गूंथ रही जेठानी सीमा ने पलट कर देखा। हल्की मुस्कान आई, मगर उसमें अपनापन कम और तंज ज़्यादा था। पूनम, वर्षगांठ तुम्हारी है, मेरी नहीं, तो ये सब तुम ही बनाओ। और वैसे भी मुझे अपने मायके जाना है। सीमा ने अपनी बात को ऐसे सहजता से कहा जैसे कोई सामान्य बात हो, पर उसके लहजे में एक हल्की चुभन थी। पूनम कुछ पल चुप रही। उसे पता था कि हर बार की तरह इस बार भी मदद की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। शायद दिल के किसी कोने में यह चाह रहती है कि रिश्तों में कभी तो मिठास घुल जाएगी। यह संयुक्त परिवार था। ऊपर वाले हिस्से में जेठानी सीमा और उनके पति राजीव रहते थे। नीचे का हिस्सा पूनम और उसके पति अमन का था। सास ससुर अब दुनिया से जा चुके थे। घर बड़ा था, आंगन खुला हुआ, दीवारें पुरानी कहानियों की गवाह। बाहर से देखने वाले कहते, वाह क्या शानदार घर है, और क्या गजब की समझदारी है कि दोनों भाइयों ने साथ रहना स्वीकार किया। लेकिन अंदर की सच्चाई इतनी चमकीली नहीं थी। सीमा का स्वभाव कठोर था। उसे लगता था कि इस घर की मालकिन वही है, क्योंकि शादी के बाद सबसे पहले इसी घर में कदम उसी ने रखा था। पूनम को वह हमेशा छोटी मानती थी, चाहे उम्र में दोनों लगभग बराबर थीं। पूनम और अमन की शादी को 15 साल हो चुके थे। यह 15 साल आसान नहीं थे। नौकरी पेशा पति सुबह से देर रात तक ऑफिस में रहते। बच्चों की पढ़ाई, घर की देखभाल, रिश्तेदारों की मेजबानी, सब पूनम ने अकेले संभाला। सीमा अक्सर अपने मायके चली जाती थी या फिर अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती। पूनम को सबसे ज़्यादा तकलीफ यह थी कि घर में उसका योगदान कभी सराहा नहीं गया। उसकी मेहनत को कर्तव्य कहकर टाल दिया जाता, लेकिन जरा सी गलती हो तो चर्चा पूरे मोहल्ले में। इस बार 15वीं वर्षगांठ थी। पूनम के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि अपने संघर्षों और रिश्तों को निभाने की गवाही थी। उसने सोचा था मंदिर में भोग लगेगा, खीर और चने, ताकि सब आशीर्वाद दे और वह अपने वैवाहिक जीवन के पलों को यादगार बना सके। लेकिन जब सीमा ने साफ मना कर दिया तो पूनम के सपनों पर ठंडा पानी पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है दीदी, मैं ही देख लूंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। रसोई से बाहर आकर पूनम आंगन में बैठ गई। उसकी नज़रें तुलसी के पौधे पर टिक गईं। कितनी बार उसने इस तुलसी को सींचते हुए मन ही मन दुआ मांगी थी, भगवान हमारे घर में प्रेम बना रहे। लेकिन रिश्तों की खटास मिटाने वाला जल शायद उसकी आंखों के आंसू बनकर ही रह गया। क्यों हर बार मुझे ही झुकना पड़ता है, उसने खुद से सवाल किया। लेकिन तुरंत ही उसने जवाब भी दे दिया, क्योंकि मैं इस घर को टूटने नहीं देना चाहती। शाम को अमन घर लौटा तो पूनम ने झिझकते हुए पूछा, सुनो, मंदिर में भोग लगवाना है, खीर और चने, अकेले सब काम संभाल पाऊंगी या नहीं, यही सोच रही थी। अमन ने मोबाइल से नजरें हटाए बिना कहा, देखो पूनम, ये सब काम तो तुम अच्छे से करती हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी बड़ी भाभी तो है ना। पूनम का दिल जैसे टूट गया। उसने सोचा कितना आसान है अमन के लिए कह देना, क्योंकि असलियत उसे पता ही नहीं। अगर वह देख पाता कि कैसे उसकी पत्नी दिन रात सब संभालते हुए थक जाती है, तो शायद उसका जवाब अलग होता। पड़ोस में अक्सर बातें होती, सीमा भाभी तो कितनी मुखर हैं, कितनी आत्मविश्वासी, और पूनम, हाँ, वह तो बस काम करने वाली है। लोगों को दिखता वहीं जो सतह पर था, लेकिन सतह के नीचे का सच किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। सीमा का आत्मविश्वास अक्सर दूसरों को दबाने में इस्तेमाल होता, जबकि पूनम का मौन उसके धैर्य का परिचायक था। घर में बच्चे भी थे, सीमा का बेटा आदित्य और पूनम की बेटी रिद्धि। अजीब बात थी कि जहाँ बड़ों के बीच हमेशा अदृश्य दीवार खड़ी रहती, वहीं बच्चे बिना किसी भेदभाव के खेलते, हंसते और झगड़ते थे। कभी कभी पूनम सोचती, काश हम बड़े भी बच्चों की तरह दिल से साफ रह पाते। असल में सीमा को भीतर ही भीतर जलन थी। पूनम के चेहरे की सादगी, उसके रिश्तों को संभालने का तरीका और मोहल्ले में उसकी अच्छी छवि, यह सब सीमा को खटकता। वह मानने को तैयार नहीं थी, मगर सच यही था कि पूनम धीरे धीरे सबकी प्रिय बन रही थी। सीमा को लगता, घर की असली मालकिन तो मैं हूँ, फिर सब पूनम की तारीफ क्यों करते हैं। यह जलन उसे और कठोर बना देती। पूनम ने ठान लिया, चाहे कोई मदद करे या ना करे, मैं भोग अपने हाथों से बनाऊंगी। यह दिन मेरे लिए खास है। अगर मैं खुद ही हार मान लूँ तो अपनी खुशी का क्या मतलब। उसने लिस्ट बनाई, दूध, चावल, शक्कर, घी और चने। सुबह सुबह बाजार जाकर सब लाना था। उसके चेहरे पर अब दृढ़ता झलक रही थी। अगली सुबह जब पूनम बाजार जाने लगी तो रिद्धि ने कहा, मम्मा मैं भी चलूं, मुझे मंदिर के लिए फूल चुनने हैं। पूनम मुस्कुरा दी। बेटी के उत्साह ने उसके मन को हल्का कर दिया। जब वह सामान लेकर लौटी तो सीमा दरवाजे पर ही खड़ी थी। इतना सब क्यों लाई पूनम,
दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती तुम। मंदिर में थोड़ा बहुत ही काफ़ी होता है, ये सब खर्चा किस लिए? पूनम ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह जानती थी जवाब देने से विवाद और बढ़ेगा। उसने बस मुस्कान ओढ़ ली और भीतर चली गई। लेकिन उसके भीतर आवाज़ गूंज रही थी, क्या खुशी मनाना भी दिखावा है? अगले दिन सुबह सुबह पूनम ने रसोई संभाल ली। दूध उबलने की खुशबू, चावल की हल्की महक और घी में छनते चनों की सुगंध, पूरा घर मानो किसी उत्सव का हिस्सा लग रहा था। रिद्धि बार बार आकर पूछती, मम्मा और कितनी देर लगेगी? पूनम ने प्यार से कहा, बस थोड़ी देर और, फिर हम मंदिर चलेंगे। सीमा ऊपर वाले कमरे से देख रही थी। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, जलन भी और कहीं ना कहीं हल्की जिज्ञासा भी। सीमा सोच रही थी, क्या पूनम सच में सब अकेले कर लेगी? अगर कर लिया तो लोग तो कहेंगे, देखो पूनम ने बिना मदद सब संभाल लिया। यह विचार उसे बेचैन कर रहा था। सुबह के 9 बजे थे। पूनम ने खीर और चनों को सुंदर स्टील के बड़े बर्तनों में सजाया। ऊपर से तुलसी के पत्ते डालकर उसने थाली में रखी नारियल और पूजा की सामग्री। रिद्धि ने फूलों की टोकरी उठाई और बोली, मम्मा सब तैयार है, चलो अब मंदिर। अमन भी तैयार होकर आ गया। उसने बस इतना कहा, अच्छा काम है, जल्दी निपटा लो, मुझे ऑफिस भी जाना है। पूनम ने एक पल को चाहा कि अमन थोड़ी और आत्मीयता दिखाए, पर उसने अपने मन को समझा लिया। मंदिर में पहले से भीड़ थी। घंटियों की आवाज़, धूप दीप की सुगंध और मंत्रों की गूंज ने माहौल को पवित्र बना दिया। पूनम ने भोग के बर्तन पुजारी जी को सौंपे। पुजारी जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू जी आज तो बहुत सुंदर भोग बना है, भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। यह सुनकर पूनम की आंखें भर आईं। इतनी सालों की मेहनत, सहनशीलता और धैर्य मानो इस एक आशीर्वाद में समा गए। मंदिर में मोहल्ले के कुछ लोग भी मौजूद थे। एक पड़ोसी बोला, वाह पूनम भाभी, आपने तो बहुत सुंदर भोग बनाया है, खीर की खुशबू दूर तक जा रही है। दूसरे ने कहा, आप हमेशा इतनी लगन से सब करती हैं, सच में काबिले तारीफ है। पूनम ने बस मुस्कान दी। लेकिन ये सब बातें सीमा के कानों तक भी पहुंची, क्योंकि वह भी मायके जाते जाते मंदिर में आ गई थी। सीमा ने भीड़ में खड़े होकर देखा, सब पूनम की तारीफ कर रही हैं। उसका मन भीतर से जलने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया, पूनम को इतना आसान नहीं रहने दूंगी। मंदिर से लौटकर पूनम ने घर में सबको प्रसाद बांटा। बच्चे खुश होकर खा रहे थे। अमन ने भी खीर का स्वाद लेकर कहा, बहुत अच्छी बनी है। यह सुनकर पूनम का दिल हल्का हो गया। यह शायद पहली बार था कि अमन ने उसके बनाए खाने की तारीफ की थी। लेकिन सीमा कमरे में चुपचाप बैठी रही। वह ना तो मंदिर में खुलकर बोली, ना ही घर आकर कुछ कहा। रात को जब सब सो गए, सीमा अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उसका पति राजीव ने पूछा, क्या हुआ, इतनी बेचैन क्यों हो? सीमा ने तृप्त स्वर में कहा, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ पूनम कैसे सबकी नज़रों में चढ़ती जा रही है। राजीव ने समझाया, अरे ऐसा क्यों सोचती हो, उसने मेहनत की तो लोगों ने तारीफ कर दी, इसमें जलने की क्या बात है। तुम भी तो अपने तरीके से घर संभालती हो। लेकिन सीमा को यह तसल्ली नहीं हुई। उसके मन में बस यही था, मुझे ही इस घर की मालकिन माना जाए और कुछ नहीं। दूसरी ओर पूनम आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद भगवान, आपने आज का दिन सफल बना दिया। चाहे जेठानी जी ने मदद न की हो, पर मैंने हार नहीं मानी। सुबह जब सब नाश्ते पर बैठे तो सीमा ने हल्के तंज में कहा, वैसे पूनम तुम्हें तो बड़े शौक हैं दिखावे के, मंदिर में इतना सारा भोग, इतना खर्चा, आखिर क्या फायदा? पूनम ने धीमे सुर में कहा, दीदी यह दिखावा नहीं था, यह मेरी शादी के 15 साल पूरे होने की खुशी थी। हर औरत चाहती है कि उसके जीवन की खुशियों का कोई गवाह बने। सीमा चुप रह गई, लेकिन उसका चेहरा और सख्त हो गया। उस शाम आदित्य और रिद्धि खेलते खेलते बात कर रहे थे। आदित्य बोला, मेरी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी हर बात में दिखावा करती हैं। रिद्धि आहत हो गई। उसने रोते हुए कहा, मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वह सबके लिए मेहनत करती हैं, दिखावा नहीं करती। पूनम ने जब यह सुना तो उसका दिल टूट गया। अब सीमा ने ठान लिया था कि वह हर मौके पर पूनम को नीचा दिखाएगी। कभी वह कहती, पूनम तुम्हारी बनाई सब्जी में नमक कम है, कभी तुम्हारे कपड़े बहुत साधारण हैं, ऐसे में तो तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं। छोटी छोटी बातें, मगर उनमें गहरी चोट छिपी होती। लेकिन पूनम ने खुद से वादा किया, मैं तानों से नहीं टूटूंगी। धीरे धीरे यह खींचतान इतनी गहरी हो गई कि दोनों के रिश्ते सिर्फ औपचारिक रह गए। बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन घर का वातावरण उतना ही उलझा हुआ। रिद्धि अब 10वीं कक्षा में थी, पढ़ाई में तेज और हर प्रतियोगिता में आगे। आदित्य क्रिकेट का शौकीन था। वह दिन रात गली के बच्चों संग खेलता। पूनम को गर्व था कि उसने अकेले अपने दम पर बेटी को संभाला। वहीं सीमा को लगता, आदित्य तो मेरा बेटा है, उसे बड़ा आदमी बनाना है। पूनम से तो मैं हर हाल में आगे रहूंगी। एक दिन स्कूल में रिद्धि का वार्षिक कार्यक्रम था। प्रिंसिपल ने कहा कि उसे राज्य स्तर पर बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिलने वाला है। यह सुनकर पूनम की आंखें चमक उठी। वह चाहती थी कि पूरा परिवार इस खुशी का गवाह बने।
उसने सीमा से कहा, दीदी रिद्धि का सम्मान है, आप भी चलिएगा, बच्ची को अच्छा लगेगा। सीमा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे तो आदित्य के मैच देखने जाना है। पूनम चुप रह गई। उसने सोचा, क्या बच्चों की सफलता भी किसी को छोटी लग सकती है। कार्यक्रम के दिन जब रिद्धि को स्टेज पर बुलाया गया, पूरे ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठी। प्रिंसिपल ने कहा, यह बच्ची न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि व्यवहार में भी सबसे आगे है। इसका श्रेय इसकी माँ को जाता है, जिसने इतने साधारण हालात में भी इसे आगे बढ़ाया। पूनम की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पास बैठा अमन भी पहली बार गर्व से बोला, पूनम तुम सच में कमाल हो। जब मोहल्ले में यह खबर पहुंची, सबने पूनम की तारीफ की। पूनम भाभी की बेटी तो बहुत होनहार निकली, देखो मेहनत रंग लाई। ये बातें सीमा के कानों में जहर घोल रही थी। क्यों हर बार पूनम ही सुर्खियों में रहती है, कोई मेरी मेहनत क्यों नहीं देखता। उस रात सीमा ने राजीव से कहा, तुम्हें पता है लोग अब मुझे आदित्य की माँ से ज़्यादा पूनम की जेठानी कहने लगे हैं। राजीव ने शांत सुर में कहा, सीमा शायद वक्त आ गया है कि तुम पूनम से सीखो, जलन से कुछ हासिल नहीं होता। सीमा तिलमिला उठी, मतलब मैं गलत हूँ, हमेशा मैं ही गलत हूँ। कुछ दिन बाद आदित्य क्रिकेट खेलते खेलते गिर पड़ा। चोट गंभीर थी, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सीमा रोते रोते कह रही थी, भगवान मेरे बेटे को कुछ न हो। पूनम ने बिना सोचे समझे उसके हाथ थामे और बोली, दीदी घबराइए मत, मैं सब देखूंगी। सीमा हैरान रह गई, इतनी कड़वाहट के बाद भी पूनम मेरा साथ दे रही है। अस्पताल में पूरी रात पूनम ने आदित्य के लिए भाग दौड़ की, दवा लाना, डॉक्टर से बात करना, बिल भरना, सब उसने संभाला। सीमा को पहली बार एहसास हुआ कि पूनम में कितनी ताकत है। सुबह जब डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं, बच्चा अब सुरक्षित है, तो सीमा के चेहरे पर राहत आई। उसने धीरे से पूनम से कहा, तुम्हारे बिना मैं शायद ये सब संभाल नहीं पाती, धन्यवाद। यह शायद पहला मौका था जब सीमा ने दिल से पूनम को स्वीकार किया। आदित्य की तबीयत सुधरने के बाद घर लौटते समय सीमा ने पूनम से कहा, पूनम मैंने हमेशा तुम्हें कमतर समझा, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा धैर्य, ये सब मुझे खटकते थे, पर आज समझ आया कि यही तुम्हारी ताकत है। पूनम ने बस मुस्कान दी, दीदी परिवार तभी पूरा होता है जब हम एक दूसरे का सहारा बने। सीमा की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब सीमा ताने कम मारती, पूनम की मदद करने लगी। दोनों साथ बैठकर काम करती, बच्चों के लिए योजनाएं बनाती। अमन ने भी पहली बार महसूस किया कि पूनम ने कितनी जिम्मेदारियां अकेले निभाई। एक रात उसने कहा, पूनम मुझे माफ़ करना, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की, पर अब समझ गया हूँ कि तुम ही इस घर की असली ताकत हो। पूनम के दिल को सुकून मिला। इतने सालों बाद यह उसकी जीत थी। अगले साल जब पूनम और अमन की 16वीं वर्षगांठ आई, तो इस बार सीमा ने खुद कहा, पूनम इस बार मंदिर का भोग मैं बनाऊंगी, तुम बस आराम करना। पूनम हैरान रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।